रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस वक्त बैतुल मुक़द्दस से जुड़े हुए एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अंदर ही अंदर बड़ी तेज़ी के साथ इस मंसूबे पर काम चल रहा है और ये एक ऐसा मंसूबा है कि जिसको मुस्लिम दुनिया के लीडर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा डर के साथ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ देखा जा रहा है। अब ये मंसूबा कि जिसको बैतुल मुक़द्दस और ख़ास तौर से जो मस्जिद अक़सा है उसके लिए एक बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है, ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका बैतुल मुक़द्दस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में समझें उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। सवाल भाई बस ये है कि दुनिया के अंदर ये जो बेशुमार शहर पाए जाते हैं इनमें से वो कौन से 3 शहर हैं कि जिनको मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मतलब सबसे ज़्यादा पवित्र समझा जाता है। अब अगर आपको लगता है कि ये सवाल तो बहुत सिंपल है, आपको पता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए यहीं पर रोकिए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करने से पहले वीडियो को नहीं रोकेंगे तो मैं वैसे भी अब इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। तो साथियों, हमारी इस दुनिया के अंदर ये जो अनगिनत शहर पाए जाते हैं इनमें से वो 3 शहर कि जिनको इस्लाम में सबसे मुक़द्दस सबसे पवित्र समझा जाता है, उनमें से पहला तो मक्का शहर है, सभी जानते हैं, दूसरा मदीना शहर है और तीसरा शहर है बैतुल मुक़द्दस कि जिसको हम अल-कुद्स, यरूशलम, जेरूसलम और इस तरह के बेशुमार नामों से जानते पहचानते हैं। ये वही शहर है कि जहाँ पर मुसलमानों की मस्जिद अक़सा मौजूद है। ये वही शहर है कि जहाँ पर वो ख़ास जगह भी मौजूद है कि जहाँ से ही किसी दौर में नबी अलैहिस्सलाम ने मिराज का सफ़र शुरू किया था। ये वही जगह है कि जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। जी हाँ, आज के दौर में भले ही दुनिया भर के तमाम मुसलमान मक्का शहर में मौजूद काबे की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं, मगर बिल्कुल शुरुआती दौर में नबी अलैहिस्सलाम और उनके साथ में उनके जितने भी साथी थे, सहाबी थे, वो तमाम लोग काबे की बजाय इसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। मगर कुछ वक्त के बाद ही ये चीज़ बदल गई और एक नया हुक्म नाजिल हो गया और फिर नमाज के दौरान ही तमाम लोगों ने अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से काबे की तरफ फेर लिया और तब से लेकर आज तक लगातार मुसलमान मक्का शहर में मौजूद काबे की तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करते हैं। अब ये तो बात हो गई उस पूरे शहर की कि जिसको अल-कुद्स कहा जाता है, यरूशलम कहा जाता है, पैगंबरों की नगरी कहा जाता है। मगर अब अगर बात करें इस शहर में मौजूद उस ख़ास जगह की, उस ख़ास मकाम की कि जहाँ पर मस्जिद अक़सा मौजूद है और जिसके बारे में ही वो मंसूबा भी है कि जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में ही जिक्र किया था, तो मस्जिद अक़सा का इतिहास पिछले 100 साल का कुछ इस तरह से है कि पहले तो ये ऑटोमन एम्पायर मतलब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में हुआ करती थी, बल्कि ये पूरा शहर, ये पूरा इलाका ही उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अरबों ने बगावत की, सल्तनत उस्मानिया पूरी तरीके से टूट गई और फिर आखिरकार ख़त्म भी हो गई। तो ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म हो जाने के बाद ये जो फ़िलिस्तीन का पूरा इलाका था, ये जब ब्रिटेन के अंडर में आ गया तो ये जो मस्जिद अक़सा थी इसका कंट्रोल पूरी तरीके से जॉर्डन के कंट्रोल में आ गया। अब ये जो जॉर्डन नाम का देश है, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर उस दौर में भी उसी ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी कि जिसकी आज हुकूमत कायम है। जी हाँ, वही ख़ानदान कि जिसने किसी दौर में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत की थी। 1948 तक तो सब कुछ यूं ही चला, मगर फिर जैसे ही इजराइल बना तो यहाँ के हालात बदलना शुरू हो गए। हम जैसा कि जानते हैं कि 48 में ही लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा था। हालांकि अभी भी ये जो ख़ास इलाका था, मतलब कि मस्जिद अक़सा का जो मैनेजमेंट था, आसपास की जो पूरी इलाका था, पूरी बस्ती थी, बल्कि पूरा ये जो शहर था जिसको ईस्ट यरूशलम कहा जाता है, ये अभी भी जॉर्डन के इसी ख़ानदान के अंडर में था। मगर फिर 1967 का दौर आया। 1967 में फिर इजराइल ने आगे बढ़कर ये जो ईस्ट यरूशलम का पूरा इलाका था इस पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब शहर तो इजराइल के कब्ज़े में आ चुका था, मगर ये जो ख़ास मस्जिद अक़सा का इलाका था ये अभी भी किसी न किसी तरीके से जॉर्डन के इस ख़ानदान के हाथों में ही बना हुआ था। ज़ाहिर है ये इसीलिए था क्योंकि मस्जिद अक़सा को मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पवित्र समझा जाता है, तो सिंबॉलिक तौर पर मतलब ताकि माहौल वगैरह ख़राब ना हो, इसको हमेशा इन्हीं के हवाले ही रखा गया। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मस्जिद अक़सा का ये जो पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा इलाका है, इसका जॉर्डन के कंट्रोल में होने का क्या मतलब है, तो आसान भाषा में आप ये समझिए कि जैसे किसी भी आम मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक पूरी अथॉरिटी होती है, एक पूरी कमेटी टाइप कोई चीज़ होती है जो तमाम चीज़ों को मैनेज करती है। अब जाहिर है जब किसी गाँव और शहर की आम सी मस्जिद को भी चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक पूरी टीम मौजूद होती है, तो ये तो बहुत ख़ास मस्जिद है जहाँ पर दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए बाकायदा एक पूरी टीम ही मौजूद होती है। ये एक वक्फ है कि जो जॉर्डन बैक्ड है, मतलब जिसको जॉर्डन ही मैनेज करता आया है। मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जो आज की डेट में अपने खुद के देश के अंदर भी अमेरिका की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाता।
वो तो पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड है, बल्कि उसको सालाना मदद के नाम पर एक ऐसी मोटी रकम मिलती है कि जिसके सहारे से ही उसकी ये हुकूमत लंबे वक्त से सरवाइव कर पा रही है। तो जिस देश का, जिस हुकूमत का ये हाल हो, वो भला कैसे एक ऐसे ख़ास इलाके पर ऑर्डर चला पाती होगी कि जहाँ पर चारों तरफ इजराइल का कब्ज़ा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से लगातार आप ये जो आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि इजराइल ने कभी ईद की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है, कभी मस्जिद अक्सा के अंदर जुमे की नमाज़ को बैन कर दिया है, कभी इस तरह की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं कि जहाँ पर इजराइल के फ़ौजी जूते वगैरह पहन कर नमाज के दौरान ही मस्जिद में घुस जाते हैं, वहाँ मौजूद नमाजियों से बदतमीज़ी करते हैं, उनकी नमाज़ों को तोड़ देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दरअसल उस वक्त ही हो रही होती हैं कि जब यहाँ का पूरा मैनेजमेंट जॉर्डन के हाथों में होता है। आसान भाषा में समझें तो ऑफिशियली मतलब कि ऑन पेपर तो ये तमाम मैनेजमेंट आज भी जॉर्डन के हाथों में है, मगर अगर ज़मीनी हकीकत को देखा जाए, प्रैक्टिकल वे में देखा जाए, तो जॉर्डन के पास कुछ भी नहीं है। इजराइल वहाँ पर जो चाहता है वो करता है। अब अगर फाइनली नए मंसूबे पर नज़र डालें तो ख़बरें ये आ रही हैं कि ये जो एक मैनेजमेंट का सिस्टम था, मतलब जॉर्डन बैक्ड एक इस्लामिक वक्फ था जो इस पूरे मस्जिद अक्सा और इसके कंपाउंड को मैनेज किया करता था, इसकी देख रेख किया करता था, अब इसको ही एक नए मंसूबे के ज़रिए से निपटाने का फ़ैसला हो चुका है। जी हाँ, इजराइल और अमेरिका इस वक्त इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि इस्लामिक वक्फ के जो जॉर्डन बैक्ड है इसको ख़त्म किया जाए और एक नया अरेंजमेंट सिस्टम लागू किया जाए। एक ऐसा अरेंजमेंट सिस्टम, एक ऐसी नई बॉडी कि जो इजरायली गवर्नमेंट बनाएगी, इजरायली गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी और वही इस पूरे इलाके की देखरेख करेगी। अब ये जो इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाने वाली नई बॉडी होगी, ये इस इलाके की जो एक ख़ास पहचान है, जो इसकी अभी तक की आइडेंटिटी रही है, मतलब मुस्लिम पहचान, उसको बदल कर मल्टी फेथ आइडेंटिटी कर देगी। इसको मल्टी फेथ सेंटर में बदल दिया जाएगा। आसान भाषा में आप ये समझें कि ये एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दी जाएगी कि जिसका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तमाम अब्राहमिक रिलीजन जैसे कि यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम सबसे है। इस नए मंसूबे को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो और जो इजराइल के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर हैं मतलब कि माइक हकाबी, इन दोनों के द्वारा लाया गया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस अरेंजमेंट के बाद फिर जो मुस्लिम वाली साइड होगी, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये जो मस्जिद अक्सा का पूरा कंपाउंड है, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद अक्सा ही नहीं है बल्कि एक साइड में यहूदियों वाली जगह भी है, यानी कि वेस्टर्न वॉल, जहाँ पर वो इबादत करते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि मुमकिन है कि इस अरेंजमेंट के बाद फिर जो यहूदी लोग हैं उनको मस्जिद वाली जो साइड है, जो मुसलमानों की साइड है, जो मस्जिद अक्सा वाला इलाका है, उसका भी इक्वल एक्सेस मिल जाएगा। मतलब उनको भी उस तरफ जाने का बिल्कुल उतना ही अधिकार होगा, वो भी बिल्कुल उसी तरह से जा सकेंगे कि जैसे नॉर्मली मुसलमान जाते हैं। और तो और हैरानी की बात तो ये है कि रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस नए अरेंजमेंट के ज़रिए से मुमकिन है कि हम देखेंगे कि इजरायली गवर्नमेंट को मस्जिद अक्सा के अंदर कौन इमाम होगा, कौन यहाँ पर मुकर्रर होगा, मतलब तकरीर करने वाले लोग होंगे, कौन यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स होंगे कि जो मस्जिद वगैरह के सिस्टम को देखते हैं, यानी मुतवल्ली या इस तरह के लोग, इनको अपॉइंट करने का या फिर इनको हटाने का भी अधिकार मिल जाएगा। इवन मुमकिन है कि इजराइल ये तक डिसाइड कर सके कि मस्जिद अक्सा के अंदर जो जुमे की नमाज होगी उस खुतबे में क्या बोला जाएगा, क्या कंटेंट होगा, क्या मवाद होगा और क्या नहीं होगा। मिडिल ईस्ट आई ये भी दावा करता है कि 2 यूएस ऑफिशियल्स ने उसको बताया है कि यूएस की तरफ से एक ऐसा पेपर ड्राफ्ट किया गया है कि जिसके ज़रिए से डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो मस्जिद अक्सा का जो पूरा कंपाउंड है, उसकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करके इसको एक रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस में बदलना चाहती है। एक ऐसी रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस कि जिसके साथ तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन की पहचान जुड़ी हुई हो। गौर करने वाली बात यह है कि यूएई, बहरीन, मोरक्को और इजिप्ट जैसे देशों को ऑलरेडी इस प्रपोज़ल के बारे में बता भी दिया गया है, जबकि ये रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि सऊदी अरबिया जैसे कुछ देश हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मस्जिद अक्सा से जुड़े हुए इस तरह के मंसूबों को इजराइल पहले भी अमेरिका के सामने पेश करता आया है, मगर अभी तक उसका इस तरह का कोई भी मंसूबा किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीरियसली नहीं लिया है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुछ भी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इजराइल के लिए नहीं किया है, वो सारा काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, भले ही उसमें खुद अमेरिका की साख दांव पर लग जाए। मगर सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी तक तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं सुन रहे थे, अचानक से रिपोर्ट्स के अंदर इस मंसूबे की बातचीत क्यों होने लगी है, इसको लेकर इतनी ज़्यादा हलचल क्यों दिखाई दे रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक वजह मौजूद है। वजह यह है कि हम जैसा कि जानते हैं कि ईरान जंग में इजराइल और अमेरिका का बुरा हाल हुआ है।
ये लोग जो कुछ भी सोच कर आए थे, जो कुछ भी प्लान करके आए थे, उसमें से 5-10% भी कुछ हासिल कर ना सके। नतीजा ये हुआ है कि अब ये लंबे वक्त से एक रिस्पेक्टेड एग्ज़िट चाहते हैं जो इनको मिल नहीं पा रहा है। मतलब आसान भाषा में हम आपको बताएं तो ये इस जंग से इस तरह से निकलना चाहते हैं कि जिससे इज्जत भी ना जाए, लेकिन इनको इस तरह से निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो वैसे एक डील होते होते भी रह गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ऐलान होना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे भी दिया था कि हाँ सब कुछ रेडी है, मगर फिर अचानक से जैसे ही अमेरिका और इजराइल को ये महसूस हुआ कि इस डील के ज़रिए से भी अमेरिका और बाकी दुनिया में यही मैसेज जा रहा है कि भाई ईरान का थोड़ा अपर हैंड रहा और ईरान की इसमें जीत हो रही है, अमेरिका और इजराइल की इसमें हार हो रही है, तो फ़ौरन ही इन लोगों ने एक बार फिर से अपने कदमों को पीछे लिया और अलग अलग तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। पहला बहाना तो अगर आप लोग लगातार खबरें देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि अब्राहमिक अकॉर्ड का बनाया गया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया तमाम मुस्लिम देशों के लीडर्स को और सऊदी अरबिया, कतर, पाकिस्तान जैसे सारे देशों से डायरेक्ट ये डिमांड कर दी कि भाई अगर ईरान डील चाहिए है, आप चाहते हो कि पीस एग्रीमेंट हो जाए, तो उस पीस एग्रीमेंट के तहत आप अब्राहमिक अकॉर्ड को ज्वाइन कर लो, मतलब इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मल कर लो। अब जाहिर है अमेरिका की ये ख्वाहिश तो पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के अंदर जितनी भी ऐसी रियासतें या देश थे कि जो उनका ये फ़ैसला मान सकते थे, उनकी इस डिमांड को पूरा कर सकते थे, वो ऑलरेडी उनकी इस डिमांड को पूरा कर चुके हैं, जैसे कि यूएई, बहरीन, मोरक्को या इस तरह के देश। मगर जहाँ तक सवाल सऊदी अरबिया, कतर या फिर पाकिस्तान जैसे देशों का है, ये कभी भी नहीं माने थे और शायद अभी भी इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो इस तरह की किसी चीज़ पर हाँ कर सकें। बल्कि अगर इनके लीडर्स चाहें भी तो देश के अंदर जो पब्लिक है उसका माइंडसेट ऐसा है कि ऐसा फैसला लेते ही चंद दिनों के अंदर इन हुकूमतों के तख्ता पलट हो जाएंगे। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी इस डिमांड को कोई भी पूरा करने नहीं जा रहा है और शायद इसीलिए जानबूझकर उन्होंने ये डिमांड रखी है ताकि वो बहाना पैदा कर सकें कि जिसके ज़रिए से वो इस डील से एक बार फिर से पीछे कदम खींच सकें। अब क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड वाला एक्सक्यूज़ भी जब पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार फिर से हम ये नई चीज़ देख रहे हैं, मतलब ये नया मंसूबा देख रहे हैं कि जो पिछले 2-3 दिन से अचानक से पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चाओं में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल अंदरूनी तौर पर एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए से मस्जिद अक्सा का जो पूरा कंपाउंड है उसकी आइडेंटिटी को बदलकर एक मल्टी फेथ सेंटर में बदल दिया जाए। अब साथियों, अब भले ही अचानक से ये मंसूबा दुनिया के सामने ईरान वाली डील की वजह से आया हो, मगर हकीकत ये भी है कि इजराइल के मस्जिद अक्सा को लेकर जो इरादे हैं वो हमेशा से ही शक के दायरे में रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इजराइल में रहने वाली यहूदियों की एक ऐसी बड़ी आबादी है कि जो ये मानती है कि मस्जिद अक्सा जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर कभी उनका वो टेम्पल हुआ करता था कि जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, मतलब कि हैकल सुलेमानी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम यहाँ पर दोबारा से अपने उसी टेम्पल को तामीर करेंगे। और इसी वजह से आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ के जो कुछ कट्टरपंथी नेता हैं वो इस तरह की थ्योरीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं, बल्कि मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ ख़तरनाक बयान भी देते रहते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी याद भी होगा कि जब ईरान और इजराइल की जंग पीक पर थी तो लगातार इस तरह की थ्योरीज़ आने लगी थीं कि इजराइल कहीं ऐसा ना करे कि वो जानबूझकर मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान पहुंचाए और इन तमाम चीज़ों का कसूरवार, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार ईरान की मिसाइल को ठहरा दे। तो बात यह है कि मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से जुड़ी हुई किसी भी पॉसिबिलिटी को ना तो पूरी तरीके से डिनाई किया जा सकता है और ना ही उस पर हामी भरी जा सकती है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मुद्दे पर चीज़ें आगे किस तरह से बढ़ती हैं। बाकी आप लोग यहाँ से जाने से पहले नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाते जाएं और हाँ, पास ही में मौजूद जो घंटी का बटन है उसको तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोग दोबारा से हमसे मिलने के लिए आएँ या ना आएँ, लेकिन हम खुद से चलकर आप लोगों के पास ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।